हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय सोहम कॉमर्स क्लासेस। और आज की सीरीज में क्लास 11th की कॉमर्स 30 डेज प्रो सीरीज में आज गाइस दिस इज ए डे ऑफ 16 और आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, जिसे अशुद्धियों का संशोधन बोलते हैं। ये चैप्टर काफ़ी खास है क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज़ इस चैप्टर्स में आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री में जो एंट्रियां हमसे रॉन्ग हो जाती हैं किसी कारणवश, चाहे वो हिसाब किताब के तौर पे हो या वो गलत पोस्टिंग के तौर पे हो, तो इसकी एंट्री के लिए हम अशुद्धियों का संशोधन, जिसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहते हैं, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। इस चैप्टर्स को हम सिंपलेस्ट तरीके से करेंगे और इस चैप्टर्स में जो भी आपको कॉम्प्लिकेशंस आएंगी उसे आसानी से सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स बिगिन। तो देखिए भाई, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमसे ये कहता है कि सबसे पहली चीज़ क्या होता है कि ह्यूमन इज एरर, मनुष्य गलतियों का पुतला है, उससे गलतियाँ होती रहती हैं। तो उन गलतियों को सुधारने के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि उसके लिए अकाउंट्स में जो मिस्टेक्स होती हैं, जैसे कि जर्नल एंट्री हम पास कर रहे हैं, हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, राइट एंट्री है, लेकिन गलती से परचेस अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में उस एंट्री के लिए हम उस एंट्री को काटेंगे नहीं, क्योंकि अकाउंट्स में लूकास पेसियोली ने जब डबल एंट्री सिस्टम्स को बनाया तो उसने इस बात पे बल दिया कि कोई भी एंट्री को आपको काटना नहीं है, आपको उसके लिए रेक्टिफाइड एंट्री बनानी है। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में कितने प्रकार की मिस्टेक्स होती हैं। तो देखिए, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में 4 प्रकार की मिस्टेक होती हैं। सबसे पहले आता है एरर ऑफ ओमिनेशंस। एरर ऑफ ओमिनेशंस को लेते हैं, जिसे अपन भूल चूक की अशुद्धि कह सकते हैं। अब पहले इस अशुद्धि के बारे में समझ लीजिए। कभी कभी क्या होता है कि अकाउंट्स में 3 रूल्स होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट्स में हम ओनली फॉर ट्रांजेक्शन्स करते हैं पर्सन से, जैसे कि राम, श्याम, मोहन, और बैंक को भी ले लेते हैं। बैंक इज आर्टिफिशियल पर्सन, जिसके आधार पर उसे लेते हैं। अब रियल अकाउंट्स की बात की जाए तो जिसमें भी संपत्तियां होती है, चाहे वो करेंट असेट्स हो, नॉन करेंट असेट्स हो, इसके अलावा कैश है, फर्नीचर है, स्टॉक्स है, ये सारी चीज़ों को हम शामिल करते हैं। थर्ड चीज़ आती है नॉमिनल अकाउंट्स में। तो नॉमिनल अकाउंट्स में हमने कर रखा है रूल्स कि ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट, इनकम एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो हम इस चीज़ को लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है भूल चूक की अशुद्धि, जिसे अपन एरर ऑफ ओमिनेशंस बोलते हैं। भूल चूक में क्या होता है, कभी कभी हमसे गलत एंट्री पास हो जाती है। रीजन, अब जैसे सैलरी अकाउंट है, उसे हमने नॉमिनल की जगह पर्सनल में डाल दिया। इसके अलावा यदि कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे द्वारा यदि जो रियल अकाउंट की एंट्री है उसे हमने नॉमिनल अकाउंट में डाल दिया, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले जो होती है भूल चूक की अशुद्धि। अब सेकंड आता है एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल में जो रहता है सैद्धांतिक अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि में क्या है, जब भी हमने अकाउंट सीखा तो हमने 3 रूल्सों के आधार पर सीखा, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, जो हमें सबसे पहले बेसिकली फंडामेंटल में बताया गया था। जर्नल एंट्री की भी बात करें, जब भी हमें यही चीज़ बताई गई थी। तो सबसे पहले सैद्धांतिक अशुद्धि में कुछ अशुद्धियाँ ऐसी हो जाती हैं जो, जैसे कि व्यापारिक जो खर्चे होते हैं, उन्होंने हम कार्यालय व्यय के खर्चे हैं, फर्नीचर अकाउंट्स वगैरह की एंट्रियां हैं, उन्हें हमने गलत एंट्री में पास कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं सैद्धांतिक अशुद्धि। तीसरा आता है एरर ऑफ कमीशंस, जिसे बोलते हैं हिसाब की अशुद्धि। एरर ऑफ कमीशन। तो देखिए, एरर ऑफ कमीशंस में हिसाब की अशुद्धि कैसे हो जाती है। कभी कभी देखिए क्या होता है ना, जैसे कि हम तलपट का टोटल लगा रहे हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है जैसे कि हमें 100 रुपीज़ लिखना था, हमसे 10 ही लिख गया। अब हम क्या करें, जीरो तो बढ़ा नहीं सकते, तो उस जगह पे हम क्या है 90 रुपीज़ की अलग से एंट्री बना देंगे, उसे हम रेक्टिफाइड एंट्री के नाम से जानेंगे। और चौथा आता है कॉम्पनसेंट्री एरर। कॉम्पनसेंट्री एरर को हम क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। कॉम्प्लीसेंट्री
एरर, इसे हम क्षतिपूरक अशुद्धि कहते हैं। क्षतिपूरक अशुद्धि का मतलब जो होता है कि कभी कभी व्यापार में जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं ना, तो उनमें यदि हमसे किसी प्रकार की कोई मिस्टेक हो जाती है, उसके लिए हम क्षतिपूरक अशुद्धि का सहारा लेते हैं और क्षतिपूरक अशुद्धि के आधार पर उसे करते हैं। अब अशुद्धियों का वर्गीकरण, कभी कभी क्या होता है कि तलपट में बनाते समय कुछ अशुद्धियाँ हो जाती हैं। सेकंड चीज आती है कि तलपट से प्रकट होने वाली अशुद्धि, तलपट से प्रकट ना होने वाली अशुद्धि, इन्हें भी इसमें शामिल किया जाता है। कभी कभी सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाती है, हिसाब किताब संबंधी भी अलग अशुद्धि हम पे हो जाती है, तो उसका ट्रांजेक्शन्स भी अलग करते हैं। अब बात आती है अशुद्धियां जो तलपट में प्रकट नहीं हो जाती। अब जैसे कि छूट जाने वाली अशुद्धि, हम तलपट बनाते हैं तो तलपट का एक रूल्स होता है कि हमें 3 चीज़ें उसमें सिखाई जाती हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। और ओपनिंग स्टॉक जब सवाल में दिया हो तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते हैं, और यदि सवाल में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया हो तो हम ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिखते। ये नियम बताया जाता है। इसके अलावा जितने भी खर्चे होते हैं उन सारी चीज़ों को डेबिट किया जाता है, जितनी भी इनकम होती है उसे क्रेडिट किया जाता है, जितनी भी असेट्स होती हैं उसे डेबिट करते हैं, जितनी भी लायबिलिटीज होती हैं उसे क्रेडिट करते हैं। ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। लेकिन तब भी कुछ अशुद्धियाँ ऐसी हो जाती हैं जो तलपट में नहीं लिख पाती। तो रीजंस क्या है, जैसे कि फर्नीचर है वो हमने देख नहीं पाया और लिखने से रह गया। इसके अलावा कैश है, हमने नहीं देख पाया, लिखने से रह गया। अब तलपट का नियम होता है कि दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आना चाहिए, लेकिन कभी कभी इक्वल नहीं आ पाता, कुछ भी रीजंस हो सकते हैं। तो उसका रीजंस यही होता है सिर्फ कि अपन ने जो चीज़ लिखी नहीं है तो टोटल इक्वल नहीं आएगा। तो ऐसी कंडीशन में जो होती है भूल चूक की अशुद्धि। सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाती है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि हमें डेबिट की जगह क्रेडिट कर दिया, हमने क्रेडिट होना था उसे डेबिट कर दिया। अब कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होती है तो उसे हमने डेबिट कर दिया। कैश ऑलवेज डेबिट होता है, उसे हमने क्रेडिट कर दिया। तो कभी कभी सैद्धांतिक अशुद्धि हो जाती है। नंबर 3 होती है क्षतिपूरक अशुद्धि। जैसे कि हमने लिखना था 100 और हमसे गलती से 1000 लिख गया। अब हम क्या करेंगे, इसका जीरो काट नहीं सकते, इसके अलावा हम यहाँ पे 900 की रेक्टिफाइड एंट्री कर देंगे इसमें। ये सारी चीज़ें आती हैं। और एक होती है अशुद्ध कतौनी। कभी कभी पोस्टिंग गलत हो जाने के कारण उसका टोटल भी इक्वल नहीं आ पाता है। अब बात आती है इसमें अशुद्धियों की खोज कैसे की जाती है। तो अशुद्धियों का पता कैसे लगाया जाता है। देखिए, जैसे कि एक पर्सन ट्रायल बैलेंस बना रहा है, तो ट्रायल बैलेंस जब बनाता है तो उसमें ये सारी चीज़ों को रखा जाता है कि हम तलपट बना रहे हैं, दोनों साइड का इक्वल बराबर नहीं आ रहा, रीजन्स क्या है भाई। तो रीजन्स में चेक करता है एक पर्सन, पूरी चीज़ों को डीपली चेक करेगा। चेक करने के बाद वो ये देखेगा कि दोनों साइड सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, अकाउंट्स में भी दी हुई हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल सम्स में ये वाली चीज़ भी आ जाती है कि आप है ना तलपट बनाइए, यह तलपट गलत है और इसमें उच्चंत खाते का प्रयोग कीजिए, जिसे सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। रीजन्स ये है, जैसे सस्पेंस अकाउंट अपन कर रहे हैं तो यदि किसी तलपट का टोटल हमने सारी चीज़ों के एरर्स को मिलान कर लिया, उसके बाद भी यदि टोटल नहीं आ रहा है, तो यदि मान के चलिए तलपट का टोटल आ रहा है 1000 और दूसरी साइड का आ रहा है 900, तो अपन क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट लिख के जिस साइड का कम आ रहा है 100 रुपीज़ कम आ रहा है तो इसे इक्वल कर देंगे और टोटल लिख देंगे और सस्पेंस लगा देंगे। सस्पेंस का मतलब होता है कि यह एक ऐसी अशुद्धि है जिसका पता लगते ही ऑलरेडी ये खाता बंद हो जाएगा। सस्पेंस अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जो एक समय पश्चात ऑलरेडी स्वतः ही बंद हो जाता है। ये गलतियों का पता होने के लिए इसे सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। जब हम इसकी सम सभी करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आती है कि उच्चंत खाते की विशेषताएं क्या होती हैं। इसका प्रयोग जब सवाल में योग नहीं मिलता है तब करते हैं। सेकंड, कभी कोई चीज़ छूट जाए तब करते हैं। यदि किसी कारणवश कोई अशुद्धि ऐसी हो गई है कि गलत पोस्टिंग हो गई है तब करते हैं। और चौथी चीज़ आती है, यदि कभी हिसाब किताब का मिलान इक्वल नहीं आता है तो हम रेक्टिफाइड एंट्री के तौर पे इसे सस्पेंस अकाउंट को लिखते हैं। अब इसके बाद बात आती है इसके सवालों की। तो एक सवाल दिया हुआ है, सिंपल तौर पे इसे करेंगे और इसमें कुछ एंट्रियां भी हैं वो अपन को करनी है। तो देखिए समझिए, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है एक सवाल कि 650 रुपए की एक मद को मशीनरी वृद्धि से संबंधित है मरम्मत खाते में डेबिट कर दिया गया। तो देखिए सबसे पहले एंट्री क्या बना दी इसकी,
मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। तो सबसे पहले देखिए जर्नल एंट्री को समझेंगे अपन इसकी। कॉलम वैसे ही खींचेंगे जैसे जर्नल एंट्री में आपको सिखाए गए। आपने जर्नल एंट्री के बेसिक और फंडामेंटल को देखा होगा, तो उसमें कॉलम जो होते हैं डेट है, पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर के बाद LF है अपना, अमाउंट डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट है, इत्यादि कॉलम ले लेते हैं अपन। अब इसमें एंट्रियां क्या बोल रहा है वो पहले समझिए। सबसे पहले उसने एंट्री को मरम्मत खाते में लिख दिया। देखिए मशीन जब हम खरीदेंगे तो एंट्री बनती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, लेकिन उसको मरम्मत खाते में लिख दिया तो एंट्री क्या बनेगी, सबसे पहले यहाँ फर्स्ट डालेंगे मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें अपन बीइंग एडिशन नरेशंस भी लिखेंगे, बीइंग एडिशंस ऑफ मशीनरी wrongly debited to repair account, wrongly debited to repair account। अब सेकंड चीज आती है कि 300 रुपए का माल मोहन द्वारा लौटाया गया जिसका लेखा नहीं हुआ। देखिए कभी कभी क्या होता है, जैसे 300 रुपए का माल अपन को लौटा दिया लेकिन उसकी जर्नल एंट्री नहीं की तो हमें करनी पड़ेगी। जब वो लौटा रहा है माल अपन को, तो ये मोहन जो द्वारा लौटाया गया, जब द्वारा लगा हो तो अपन को इसे सेल्स रिटर्न मानना है, और यदि को लगा हो तो परचेस रिटर्न लिखना है। ये एक नियम होता है। तो सेकंड एंट्री हम करेंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। मोहन भाई देने वाला है इसलिए इसका नाम लिखा है अपन ने, यहाँ 650 लिख दिए मैंने। और सेकंड एंट्री में क्या करूंगा, यहाँ 300 और 300 लिख दूंगा। नरेशंस क्या लिखूंगा इसकी, बीइंग गुड्स रिटर्न बाय मोहन नॉट एंटर्ड। इस सवाल से हमने इस चीज को समझ लिया। आई रिपीट इट। सबसे पहली चीज इसमें देखिए क्या की है इन्होंने कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होता है मशीन खरीदने पर, लेकिन इन्होंने रिपेयर खाते में डाल दिया तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रिपेयर अकाउंट। अब बात ये आती है सोचने वाली कि ये कैसे पता चलेगा कि रिपेयर ही आएगा। तो देखिए एंट्री खुद बोलती है इसमें कि जो चीज गलती हुई है वो साफ साफ बोलती है। अब सेकंड एंट्री में उन्होंने कहा कि देखो मोहन ने माल लौटाया लेकिन उसकी एंट्री नहीं हुई तो करनी पड़ेगी, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। लेकिन यहाँ हम जर्नल एंट्री नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रेस्टिफिकेशन जर्नल एंट्री। रेस्टिफिकेशन ऊपर जो आप लिखेंगे मोड उसमें लिखेंगे रेस्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री। ठीक है। इसके एक सवाल से और हम समझने का प्रयास करते हैं, तो 2 सवाल में आपको रिवीजन करना है अच्छे तरीके से। जो सवाल समझ में नहीं आए वो करना है। मैं सेकंड भी आपको रिपीट में करा देता हूँ। सेकंड सवाल देखिए, तो सेकंड सवाल में बात आती है, इसमें लिखा है अशुद्धियों को शुद्ध करने के लिए पुराने फर्नीचर के विक्रय की राशि 2000 रुपये विक्रय वही में लिख दी गई। अब देखिए साफ साफ ये बोल रहा है जैसे कि फर्नीचर जब बेचा गया तो उसके जो विक्रय की राशि है वो 2000 रुपये हमने किस में लिख दी, विक्रय खाते में। तो इसमें भी वही रेस्टिफिकेशन ऑफ जर्नल एंट्री। मैंने यहाँ पे जर्नल एंट्री के कॉलम वैसे ही बनानी है जैसे आप बनाते आए, सिंपल तौर पे डेट है, पर्टिकुलर है, LF है, अमाउंट डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट है। तो सबसे पहली चीज इसमें आती है कि इसमें पुरानी फर्नीचर के विक्रय की राशि को 2000 रुपये विक्रय वही में लिख दिया गया।
तो एंट्री हम बनाएंगे सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, जो कि एक तरह से रॉन्ग कॉस्टिंग है। तो बीइंग रेक्टिफाई एंट्री, यहाँ पे मैं लिखूंगा बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ड्यू टू रॉन्ग, तो इसमें भाई 2000 रुपये अपन लिख देंगे। और सेकंड एंट्री बनती है, इसमें लिखा हुआ है 1600 रुपये का भवन क्रय की राशि मरम्मत खाते में लिख दी गई, जबकि एंट्री क्या बनेगी, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश बनेगी, लेकिन उन्होंने क्या बनाई है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिपेयर। तो ये 1600 रुपये लिख देंगे अपन, नरेशन लिख देंगे बीइंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ बिल्डिंग परचेज। इसी प्रकार से सिंपल तौर पे आपको सवाल करने हैं। आपको जो समझ में नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और सिंपल तौर पे अपन इस सवाल करेंगे। इसमें कुछ भी बदलाव करना है तो उसके लिए प्लीज़ कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।